हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं समृद्धि शाह हूँ। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक्स का आज क्लास 10th इकोनॉमिक्स के हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम द 3 चैप्टर्स। पहला है डेवलपमेंट, दूसरा है दूसरा कहता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थर्ड है मनी एंड क्रेडिट्स। डेवलपमेंट पता है डेवलपमेंट क्या होता है? लोगों के पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि इंसान के पास different people have different perspective for development and it can also be destructive for anyone. देखो ये जो टेबल है, ये तुम कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, कर लो, ऊपर ऊपर से देख लो, क्योंकि ये समझने की ही चीज़ है, ज़्यादा नहीं है, समझ लो। इसके तुम एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, बट विद अप्रोप्रिएट NCERT वर्ड्स. Peoples can have different developmental goals, and what may be development for one may not be development for the other. इतना तुमने लिखा, अब तुम एग्जाम्पल दोगे। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ डैम, किसका दोगे? फॉर्मेशन ऑफ डैम्स। इसमें क्या होगा, जब तुम डैम्स, अगर कोई इंडस्ट्री जो है वो डैम्स फॉर्म करवा रही है, ठीक है, तो इसमें किन किन लोगों का प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट और लॉस डिवाइड कर दो प्रॉफिट और लॉस में। ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही है कि तुम लोग आंसर कैसे फ्रेम करोगे। ऐसे नहीं लिखोगे, एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे। याद रखना कभी भी SST में, स्पेशली SST एंड साइंस, SST और साइंस में अगर तुम जितने पैराग्राफ लिखोगे, कोई आंसर, कोई नंबर नहीं देगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जामिनर। तो इसलिए पॉइंट्स में लिखा करो, एक प्रॉफिट और एक लॉस। प्रॉफिट किसे होगा? इंडस्ट्रीज को कैसे होगा? इंडस्ट्रीज को कैसे होगा? डैम्स बन रहे हैं तो इसका मतलब इन्हें, हाँ, डैम्स बन रहे हैं तो इसका मतलब इनका फायदा है। इन्हें डैम्स बनाना है तो इनका कोई ना कोई काम ही होगा ना, इसलिए डैम बना रहे हैं। काम अर्बन एरियाज में क्या होगा? इनका प्रॉफिट होगा। कैसे? इनको पैसे मिलेंगे और ज़्यादा। लेकिन और अर्बन एरियाज में क्या होगा? अर्बन एरियाज में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ मतलब पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये एग्रीकल्चर में स्पेशली इरिगेशन वर्ड लिख लेना। ये तुम 2 पॉइंट्स लिख लोगे प्रॉफिट में। लॉस में क्या लिखोगे? लॉस में तुम लोग लिखोगे जो ट्राइबल कम्युनिटी है, as they cannot move, they have to migrate from one place to another, and since they belong to not a very literate class, they find it difficult to travel, to migrate to displace from their place. यानी कि इनके लिए, ट्राइबल लोगों के लिए, वो इतने समझदार नहीं होते, या फिर उनके लिए दूसरी सोसाइटी के साथ अकोमोडेट करना मुश्किल होता है। इसलिए वो जो है माइग्रेशन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? इनकम एंड अदर गोल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? हमारी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अदर गोल्स। इनकम जो है वो ही ज़रूरी नहीं है, अदर गोल्स भी होते हैं जिससे कि हम डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। ये मैं मुंह पर ही बता देती हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुम एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे एक विमेन है, उसे अच्छी सैलरी मिल रही है, ये ही एक पॉइंट नहीं होता, ये बुक में बता रही, जो कि बुक में लिखा है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी, क्या वो वहाँ पर सेफ है, ये सारी चीज़ें भी डिफाइन होती है जहाँ पर वो रह सकती है। अगर तुम्हें किसी कंट्री में डिस्प्लेस होना है तो क्या तुम इनकम के लिए करोगे? नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट, लव, क्या बोल रही हूँ, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सारे जो वैल्यू पॉइंट्स है, दे विल ऑल्सो कम कि तुम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हो। मनी और मटीरियल थिंग्स दैट कैन वन बाय विथ इट is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above.
अब में जैसे क्या कहते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट। समझ आए बात? विमेन का एक लिख लेना और एक जॉब का लिखना, जॉब के लिए, और एक विमेन का, कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो अगर तुम अब्रॉड भी जा रहे हो तो तुम वहाँ का रहन सहन, खाना पीना, इक्वल ट्रीटमेंट, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, क्या तुम वहाँ पर एकोमोडेट हो पाओगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें तुम्हें लिख देनी है। What are the criterias for concluding or describing a nation as developed or underdeveloped? यहाँ पर आ चुका है तुम्हारी स्क्रीन के सामने। अब देखो तुम क्या क्या पॉइंट्स कवर करोगे। पहला है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, पहला है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक, देखो यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक अलग अलग है। वर्ल्ड का बैंक के द्वारा क्या है, एवरेज इनकम। देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा आता है 3 नंबर का, 3 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा आता है। और अगर ये 5 नंबर का आता है कि कौन कौन से क्राइटेरियाज है, देन तुम इसके लिमिटेशंस भी लिख दोगे। ठीक है, लिमिटेशंस भी लिख दो। 2 पॉइंट्स है लिमिटेशंस की। फिर तुम अगर तुम चाहते हो तो तुम एक कंक्लूडिंग पार्ट में लिख देते हो, दैट इज़ वाई यूएनडीपी ने HDI वो लाए थे। अब मैं सबसे पहले ये डिस्कस करूँगी। तो एवरेज इनकम, एवरेज इनकम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक ने एवरेज इनकम निकाली या फिर एवरेज इनकम कैलकुलेट की बहुत सारी कंट्रीज़ की। दूसरा एवरेज इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो तुम्हारे पास कंटेंट भी कम है ना, चलता है, कोई नहीं, कंटेंट भी कम है तुम्हारे पास, चलता है। तुम उसे एक काम करो, पॉइंट वाइज देखो, टीचर्स के लिए आसान करो कि वो जान पाए कि तुम्हारा कंटेंट कितना है, उसके हिसाब से वो नंबर दे देंगे। नहीं तो अगर तुम पैराग्राफ वाइज जाओगे, जो कि बिल्कुल अच्छा पॉइंट नहीं है, देन तुम्हें टीचर शायद बहुत कम नंबर दे, काट भी सकते हैं, नहीं काटते हैं मोस्ट जनरली, बट अगर तुम पैराग्राफ में लिखोगे ना तो टीचर्स के लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अन बोर्ड में बहुत सारे टीचर्स होते हैं और उनके लिए पैराग्राफ पढ़ना मुश्किल है, पैराग्राफ पढ़ना मुश्किल है। दैट इज़ वाई, वैसे तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि एक टीचर यूट्यूब में बोल भी रहे थे कि पैराग्राफ में लिखो अगर तुम्हें कोई आंसर चलो नहीं आता। मेरे हिसाब से पैराग्राफ में लिखोगे टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट क्या, तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि तुम क्या लिख रहे हो। तुम्हें कम आता है कोई नहीं, कोई नहीं, उसके बारे में कम आता है कोई नहीं, लेकिन तुम ऑनेस्टी से उसे ढंग से लिखो, नहीं तो जितने नंबर आ भी रहते ना उतने नंबर कट जाएंगे। डेफिनेशन लिख लिया तुम लोगों ने, पर इसका दूसरा नाम भी लिख दो, इट इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। फिर चौथा क्या लिखोगे, अलग अलग कंट्री, जो एक फिक्स पॉइंट है जिससे कि एक अगर कंट्री उससे ज़्यादा जैसे $49,300, अगर उससे ज़्यादा है तो अमीर, नहीं सॉरी क्या है, हाँ अगर कोई कंट्री 49,300 से ज़्यादा कमाती है तो वो क्या है, रिच कंट्री। 2500 से कम कमा रही है तो क्या है, पुअर। इंडिया किस में आती है, लोअर मिडिल क्लास, $6,700, लोअर मिडिल क्लास। ये लिख लोगे, हो गया पूरा आंसर कंप्लीट। बस ये चौथा पॉइंट है तुम्हारा। फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स भी आते हैं। ये क्या करता है, सबसे पहले हाई डिस्पैरिटीज, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है यार बोर्ड में, पर तुम लिख लो हाई डिस्पैरिटीज। और साथ ही साथ और क्या था,
हाँ, इट हाइड्स डिस्पैरिटीज और अलग अलग क्राइटेरियाज को, डिफरेंट क्राइटेरियाज को ये डिफरेंट क्राइटेरियाज को ये फुलफिल नहीं करता है। जैसे कि हाइट डिस्पैरिटीज यानी कि मान लेते हैं अगर हमारे एक कंट्री है जिसमें 1000, 2000, 3000, 1 रुपये, 2 रुपये में ये 5 लोग कमा रहे हैं, 5 लोग है, 5 लोग इतना कमा रहे हैं, और एक कंट्री में 5000, 1000 कमा रहे हैं तीनों, ठीक है, कम पॉपुलेशन है, तो किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली दूसरे वाले की। और पहले वाले में अगर ज़्यादा भी हो जाती है ना तब भी, लेकिन वो ये नहीं दिखाए कि कोई एक इंसान जो वो 1 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये कमा रहा है, ये डिस्पैरिटीज, कोई इंसान 2 रुपये कमा रहा है, पुअर है, तो वो छुपा देता है उसको, ठीक है। अब डिफरेंट क्राइटेरियाज में क्या, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक फैसिलिटीज़ वगैरह आ रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इसमें प्लीज़ तुम लोग, ये तो मैं तो कहती हूँ इनके जो नंबर है ना इनको अच्छे से रट लो। मुझे पता है मेरे अगर स्कूल के मेंबर यहाँ पर देख रहे होंगे तो वो ये ज़रूर बोलेंगे कि कितनी रट्टाबाज है, पर अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं रट नहीं रही हूँ, वो छोड़ो। ये जो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, ये कर लेना, डिफाइन में आएगा, आ सकता है। तुम एक काम करो, कमेंट बॉक्स में मुझे पॉइंट्स लिख कर भेजो कि तुम कैसे कैसे लिखोगे, मैं बता दूंगी कि क्या ऐड करना है। ऐसे मैं नाउ नेक्स्ट, पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों ज़रूरी है, ये मेरे टर्म 1 एग्जाम में आया, पता है? हाँ ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज, पहली लाइन, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय all the goods that are required for you, okay? Services that you need to live in. ये एक पॉइंटर आ सकता है। तुम एग्जाम्पल दोगे हेल्थ का, एजुकेशन का, एजुकेशन का, ट्रांसपोर्ट का, कि ये इन 3 चीज़ों में डिजीज़ बॉर्न जो चीज़ें है वो एग्जाम्पल दो कि जो डिजीज़ेज़ है, बुक में क्या एग्जाम्पल दिया है कि जो डिजीज़ेज़ है वो तुम्हारे पास पैसे है तो तुम खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर पॉल्यूटिंग है देन तुम उसे खरीद नहीं सकते हो, एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू योर सोसाइटी, इट इज़ अप टू योर कम्युनिटी कि तुम्हें कोई सोसाइटी को अच्छे से रखना है कि नहीं, तुम्हें कोई सोसाइटी को पॉल्यूशन फ्री रखना है कि नहीं। सिंपल 2 पॉइंट्स है बुक में जो लिखा है, ठीक है। फिर तुम एग्जाम्पल दोगे, एक्सप्लेन करोगे। अगर उसमें लिखा है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल तो प्लीज़ याद रखना एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल को एक्सप्लेन भी करोगे। फिर यूएनडीपी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है प्लीज़ वो कर लेना। फिर लास्ट आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन देखो, we have not inherited the world from our forefathers, we have borrowed it from our children. In the light of the given statement, what is the importance of sustainability of development and give examples, explain with examples, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसका भी तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं क्या बताऊँ, मैं तो क्लास 10th में हूँ। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ऑफ द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। पहला क्या है, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा क्या है, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम एग्रीकल्चरल बेस। इसमें क्या होता है, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा है सेकेंडरी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग किसका, जो रॉ मटेरियल, एक्सप्लॉयटेशन। प्राइमरी जो चीज़ें आती, प्राइमरी सेक्टर से जो भी रॉ मटेरियल्स आती है वो मैन्युफैक्चर होती है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि
सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर। थर्ड सेक्टर है टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। वो इन दोनों सेक्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। अब देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट तुम लिखोगे टर्शरी सेक्टर में कि ये सिर्फ इन दोनों का ही सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, बट दे ऑल्सो गिव सर्विस टू अस इन डे टू डे लाइफ। जैसे कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में भी हमें के थ्रू भी हमें सर्विस देता है, जैसे इंटरनेट कैफेज, ATM बूथ्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज एक्सेट्रा। ये जो एक्सेट्रा शब्द है ना, ये 3 शब्दों के बाद ही याद करना चाहिए, 2 शब्दों के बाद नहीं, 3 शब्दों के बाद। फिर तुम कॉटन का एग्जाम्पल लोगे कि कॉटन से तुमने कॉटन बनाया उगाया, ठीक है, वो इंडस्ट्री में गया, उसकी फाइन क्लोथ बनी, और फिर वो और गया आगे तो उसकी क्लोथ बनी, ट्रांसपोर्ट हुए उन सभी चीज़ों की। और इससे हमने क्या देखा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों एक साथ काम कर रहे थे NCERT में एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तो मुंह पर ही बोल दूंगी, तुम तो ऐसे ही करो, मैं तो बोलती हूँ, मैं जो जो बोल रही हूँ ना वो बस लिखते जाओ। मैं जो जो पॉइंट्स कवर अप कर रही हूँ वो सब लिखो बस। नाउ GDP क्या होती है? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये ना, हाँ सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें एक बात याद रखना कि तुम्हारे पास इसकी डेफिनेशन आएगी, और तुम्हें एक डेफिनेशन तो तुम लिख दोगे, क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्टर फॉर द ईयर। ठीक है, अब तुम एक नोट पॉइंट भी लिखोगे ये कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड GDP of the country. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how big the economy is. बस ठीक है, डेफिनेशन आया तो ये कर देना, ये लिख देना। अब हिस्टोरिकल चेंज का भी एक क्वेश्चन आता है, कैसे लिखना। अब देखो, मैं अगर तुम्हें हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी तो कैसे करूँगी, और तुम्हें एग्जामिनर को कैसे एक्सप्लेन करना, और वो NCERT में लिखा है। सबसे पहले बहुत सालों से जैसे प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, मैं शॉर्ट में बताऊं तो प्राइमरी सेक्टर जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा विद एडवांसमेंट ऑफ टाइम, तो इसके साथ साथ क्या हुआ, ये इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी। ठीक है, लोगों ने प्रोडक्शन ज़्यादा करनी शुरू कर दी, लोगों के पास जब पैसे आए, प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा हुई, ये लैंड ज़्यादा हो गई हो या किसी भी कारण से, जब पैसे लोगों के पास आने लग गए, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं, जब पैसे लोगों के पास ज़्यादा आने लग गए तो फिर क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि हम और प्रोड्यूस करेंगे। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? थ्रू HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, मैन्योर्स, इन सब के थ्रू से हम प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब ये कैसे होगा? ये होगा थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ पर ये सारी चीज़ें बनेंगी। अब अगर ये प्राइमरी सेक्टर ग्रो कर रहा है तो साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। अब इन दोनों को सर्विस प्रोवाइड करेगा कौन? अगर हमें रॉ मटेरियल्स यहाँ से वहाँ ले भेजना है, या फिर किसी क्लॉथ को, किसी कॉटन को क्लॉथ में बदलना है, उसे हमें ले जाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग एरिया में या इंडस्ट्रीज़ में, तो फिर वहाँ पर ले जाने के लिए कोई एक तो सेक्टर चाहिए और जो इसे ले जाएगा, वो कौन सा सेक्टर है? टर्शरी सेक्टर। Over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farm now began to work in factories in large number. अब जो लोग सिर्फ फार्मिंग में काम कर रहे थे, अब वो कहाँ चले गए? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में चले गए। Secondary sector gradually became the most important in total production and employment.
Hence, over time, a shift had taken place. This means the importance of the sectors had changed. In the past 100 years, there has been a further shift from secondary sector to the tertiary sector. In developed countries, the service sector has become the most important in terms of production. Most of the working people are also employed in the service sector. मैंने जो तुम्हें बताया मैं एनसीईआरटी में पूरी तरीके से नहीं लिखा था, पर तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन्स लिखनी है। मैंने जो बोला वो एग्जाम्पल ठीक था, मैंने तुम्हें लेमैन लैंग्वेज में बताया, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है उसे तुम्हें ब्रीफली बताना है। अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है टर्शरी सेक्टर। कि टर्शरी सेक्टर टाइम के साथ साथ कैसे ग्रो हो गया। इनके 4 पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें कवर अप करना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें से 4 पॉइंट्स है और 4 पॉइंट्स को तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वन, टू, थ्री, फोर। पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है हमारा हाँ, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है कुछ ऐसे सर्विसेज होती है जो सिर्फ हमें गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट हमें जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि तुम्हें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैंने बता दिया, टेलीग्राफ्स, पुलिस स्टेशंस, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है हमें सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, इसलिए ये धीरे धीरे करके बूम हो रहा था। फिर सेकंड के पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा, तो इसकी वजह से क्या बढ़ा इसकी वजह से बढ़ा हमारा टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि लोग जैसे जैसे ग्रो होने लगे, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ने लगी, तो क्या हुआ? लोगों की इनकम बढ़ी तो लोग क्या करेंगे? जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी ना, तो लोगों ने कुछ सर्विसेज लेनी शुरू कर दी, जैसे होटल्स की, जैसे कि मेड्स की, जैसे कि रेस्टोरेंट्स की, ये सारी सर्विसेज उन्होंने लेनी शुरू कर दी। दैट इज वाई टर्शरी सेक्टर और अच्छे से बूम हुआ। फिर नेक्स्ट है आईसीटी सेक्टर। विद द कमिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईटी या आईसीटी कहते हैं, उसके बूम होने के कारण, वो बढ़ने के कारण टर्शरी सेक्टर अच्छे से बढ़ गया। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर इस वीडियो में हर एक पॉइंट कवर अप नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम्हें बताने हैं। अगर तुम्हें लगे कि मैं पूरी बुक कवर कर रही हूँ तो ये झूठ है। मैं बहुत सारे पेजेस छोड़ रही हूँ जो कि कम आते, लेकिन 5 मार्कर वाले में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है वो इस बार के सैम्पल पेपर में आया था, शायद मुझे इतना याद आ रहा है। तो फिर तुम्हें इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं तुम्हें समझाती हूँ कैसे।
मान लेते हैं एक फील्ड है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं। पांच लोग काम कर रहे हैं, मैं ही काम करती हूँ, इनका नाम रख लेती हूँ। एक का नाम है शर्मा, दूसरे का नाम है घाटगे, तीसरे का नाम है शर्मा घाटगे शाह जो कि मेरा नाम है, फिर तीसरे का नाम है पांडे, चौथे का नाम है कुमार। शर्मा का ये लगा देती हूँ, शर्मा घाटगे शाह पांडे और कुमार। ठीक है, अब यहाँ पर नाम है इनके, सरनेम नहीं है, नाम। यहाँ पर ये पांचों लोग पहले काम क्या करते थे, ये पांचों लोग बहुत काम करते थे और इनका 1 महीने के अंदर अंदर काम, 6 महीने के अंदर 10 किलो की फसल उग जाती थी। मैं एस्टिमेशन बता रही, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। 10 किलो ये मतलब उगा लेते थे 6 महीने के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि ना आईसीटी सेक्टर आ जाता है, इन दोनों आईसीटी सेक्टर ने इन दोनों ने ना गलती से यूपीएससी पास कर ली, गलती से नहीं कर सकते, किसान के बेटे यूपीएससी पास कर दी। ये दोनों बन गए, एक आईपीएस, ये बन गया आईएएस, ये एक आईपीएस एक आईएएस। ठीक है, अब ये दोनों बोलते हैं हम तो जा रहे कमाने। ठीक है, और ये तीनों लोग फिर इसमें काम करने लग जाते हैं और इसमें इसके बाद फिर इन्हें 7 महीने लगते हैं ताकि 10 किलो उगा पाए। चलो 7 महीने लगते हैं, लेकिन वो उतना ही उगा पा रहे हैं जितना वो पहले उगा पा रहे थे। और इसमें 7 महीने की जगह इन्हें 6 महीने भी लग सकते हैं। ज़्यादा काम करेंगे तो आलसी बन के होंगे ना। ये दोनों बहुत कमा रहे हैं, हमारा भाई बहुत कमा रहा है। लेकिन तुम मुझे बताओ कि जब ये तीनों लोग 10 किलो उठा पा रहे, मतलब उगा पा रहे, तो ये दोनों की ज़रूरत थी नहीं, इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं थी। ये लोग जाते बाहर काम करने के लिए। तो ऐसी, तो इसमें हम देखेंगे ना कि ये दोनों, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों काम कर रहे हैं, दूर से देखने से लगता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा अंडर डेवलपमेंट, यानी कि जितनी ज़्यादा लेबर एफर्ट रिक्वायर्ड होती है उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। और वो अगर हट जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही काम करते हैं, इसलिए इंडिया की डेवलपमेंट थोड़ी रुकी हुई है। अब आता है मनरेगा। इन अंडर एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, ये सारे अंडर एम्प्लॉयमेंट देखते हुए लोगों ने, जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये देखा कि अब हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि हम राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट कर पाए। राइट टू वर्क, गवर्नमेंट ने क्या देखा कि रिकॉग्नाइजिंग दिस, the central government in India made a law implementing the right to work, जिसके तहत 625 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मनरेगा एक्ट लागू किया गया। पहले हर एक लेडी या एक मैन को 100 डेज एक लैंड में एज अ लेबर काम करने को दिया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो क्या देगी, तो वो क्या देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर फेल हो जाती गवर्नमेंट प्रोवाइड करने में ये डेज लिखा, हाँ, तो ये जो गवर्नमेंट है वो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ फोकस किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा यहाँ का, ऑब्जेक्टिव होगा
कि लोग जो है लैंड से रिलेटेड काम ज़्यादा करें, लैंड से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का, यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड ज़्यादा काम कर पाए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में उन्हें लैंड पे काम करने को मिल जाए, क्योंकि ये सबसे सिंपल काम है जिससे तुम पैसा कमा सकते हो। पहला राइट टू वर्क, दूसरा 625 डिस्ट्रिक्ट्स में, तीसरा 100 डेज, चौथा फेल हो जाती तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, फिर पांचवा हाँ ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लैंड को प्रेफर करेंगे, किसको, प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड, लैंड से जो प्रोडक्शन होगी उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पर लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पर अगर तुम काम करते हो, वो सेक्टर जहाँ पर अगर तुम काम करते हो, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी से अलग होते हैं। अगर तुम काम करते हो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो तुम्हें बहुत सारे प्रिविलेजेस मिली जाएगी। ये होगी अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, और ये नहीं होगी। तुम यहाँ पर ना जो जो प्रिविलेजेस देखोगे ना, यहाँ पर बस नॉट लगा देना, यहाँ पर बन जाएगा नॉट। यहाँ पर फिक्स सैलरी होती है, फिक्स सैलरी ये आती है नहीं। ये जो है, जो गवर्नमेंट के एक्ट्स है और जो रेगुलेशंस है, प्लस रेगुलेशंस और रूल्स, इन्हें फॉलो करती। जैसे दो याद कर लो, एक है फैक्ट्री एक्ट और दूसरा है मिनिमम वेज एक्ट, और तीसरा और एक है, सुनो, और चार मिलाकर याद करना, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, और फोर्थ है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ये तुम चारों लिख दोगे तुम्हें अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर और भी प्रिविलेजेस मिलती है, जैसे कि फिक्स वर्किंग आवर्स, बोनस, इंक्रीमेंट्स, पेंशंस, और भी है, ओवर टाइम के लिए बोनसेस मिलती है। मतलब ये सारे पॉइंट्स लिख देना। और यहाँ पर वही चीज़ें नहीं मिलती है, सिंपल। पता ये भी चैप्टर्स है ना, ये जो भी चैप्टर्स रहते हैं वेरी सिंपल। जो इकोनॉमिक्स है ना, वो सबसे सिंपल है। तुम इसे अच्छे से करोगे ना, आई लिटरली से तुम्हें 20 नंबर तो तुम्हें फ्री के मिल जाएंगे। पता है क्यों? मैंने पूरी 9th में बिल्कुल इको नहीं पढ़ी थी। आई जस्ट स्टडीड, मैंने तो 9th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी SST। बस मैंने लास्ट के मोमेंट पे बस कॉल किया था किसी को, उन्होंने मुझे अच्छे से हर चीज़ समझाया था, और उनके बताए हुए क्वेश्चंस, और उन्होंने जैसे जैसे बताया था ना, हर चीज़ आया भाई। क्या बात थी, वो है वो, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई अच्छा पढ़ाने वाला लगता है कि तुम्हारे पिछले साल, जैसे तुम अगर कोई प्राइमरी जैसे 8th में तुम्हें कोई अच्छा पढ़ाता है, 9th में कोई अच्छा पढ़ाता है, और लेकिन वो 10th में तुम्हारे टीचर नहीं है, अप्रोचर जैसे भी चाहे हो, अप्रोचर, और वो तुम्हें अच्छे से पढ़ाएंगे। तुम्हारे ट्यूशन टीचर्स भी है ना, वो बहुत काम करते हैं। मैं एक बात बोलूँ, एक सच्चाई बोलूँ, यूट्यूब में ना तुम्हें जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। मैं ये बोलूँगी कि SST में तुम ट्यूशन ना लो तो अच्छा है। तुम दिगराज सर की वीडियो देख सकते हो, तुम मेरी वीडियो देख अब नेक्स्ट है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये वाला पार्ट तुम पढ़ लेना कि अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में कैसे कैसे बचाना।
पढ़ लेना, नहीं मतलब ये पेज तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, स्पेशली ये वाला पार्ट। समझ आई बात? और जैसे इसमें लिखा है ना वही लिख दो। अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर वो सर्विसेज होती है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उनका मोटिव क्या होता है? उनका मोटिव होता है कि हम लोगों को फ्री सर्विस प्रोवाइड करें। और जो प्राइवेट सेक्टर होता और इनकी डेवलपमेंट होती है नेशन की। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जो सर्विसेज है वो प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोवाइड करती है, ठीक है। और वो उनका मोटिव होता है, उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। ये 2 पॉइंट्स तुम लिख लोगे। फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पब्लिक फैसिलिटीज वो गवर्नमेंट ही क्यों प्रोवाइड करेगी? वो गवर्नमेंट ही क्यों प्रोवाइड करेगी? इसका सिंपल सा आंसर है हाँ। सबसे पहला, जैसे तुम्हें पता है कि कुछ चीज़ें जो है, कुछ सर्विसेज जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती। अगर वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 चीज़ें हमेशा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा, फॉर द ग्रोथ ऑफ सम सेक्टर सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इज एसेंशियल। कुछ सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए, जैसे प्राइमरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, मेनली प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ के लिए ये जो गवर्नमेंट का सपोर्ट ज़रूरी होता है। जैसे प्राइमरी होता है तो हर साल नहीं, मोस्टली क्या होता है, बहुत समय ऐसा होता है कि कभी बाढ़ आ जाती है, कभी प्लेग अटैक आ जाता है, प्लेग लोकास्ट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो फसलें ख़राब हो जाती है। तो उस समय गवर्नमेंट का काम होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है, वो इन्हें सपोर्ट करे, इन फार्मर्स को। थर्ड है कि जैसे सर्टेन थिंग्स जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ज़रूर होनी चाहिए। जैसे पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक सर्टेन ग्रुप है, सोसाइटी का ग्रुप नहीं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल है जिन्हें ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। दे आर नॉट डेवलप्ड नाउ, वो अभी समय के साथ डेवलप नहीं हो रहा है। उन्हें डेवलप करने के लिए, उन्हें और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम जो गवर्नमेंट है उन्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्हें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, मैंने तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। अब नाउ आ गया मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस क्या है? डबल कोइंसिडेंस क्या होता है? ये शाह जी है और ये चौधरी जी है। चौधरी, चाचा चौधरी और ये शाह है, ठीक है। अब ना क्या होगा डबल कॉन्फिडेंस में, जैसे ना मुझे चाहिए 1 किलो आटा, वीट नहीं बोल रही ना, आटा बोल, मैं ई वीट नहीं लेना यार, एक्चुअली थोड़ा हेल्दी रखना चाहिए। तो मैं जाती हूँ 1 किलो आटा लेने, मुझे चाहिए आटा। और चौधरी जी को चाहिए 1 किलो नहीं बोल रही हूँ, उसे चाहिए 100 जूते खाने के लिए। उसे जूते खाने के लिए नहीं चाहिए, उसे जूते पहनने के लिए चाहिए, या बेचने के लिए किसी भी कारण से। अब ना क्या है ना कि मेरे पास गलती से आ जाते हैं 100 जूते, और इसके पास आ जाते हैं 10 नहीं आटा, इसके पास आ जाता है आटा। मेरी ये डिमांड थी,
इसकी ये डिमांड थी, ठीक है। तो मैं कहती हूँ भैया, बहन जी, चाचा जी, बहन जी, चाचा जी, जो भी है, आपके पास ना आटा है, सॉरी आटा है, मुझे दे दीजिए। ये बोलेगा तो मैं ऐसे ही दे दूँ, मेरे को भी 100 जूते चाहिए, दे दो, मेरे को चाहिए। मैं बोलूँगी मेरे पास है, ले लो। ठीक है, मैं दे रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। लेकिन मान लेते हैं इसकी मेरे पास जो है, मेरे पास 100 जूते है ही नहीं, मेरे पास 100 पेन है। मुझसे बोलती हूँ चाचा जी आटा दे दो, मेरे को पहले ना 100 जूते चाहिए। खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं है मेरे पास। 100 पेन है, वो ले लो ना प्लीज ना। ये होगा डबल कोइंसिडेंस में। तो एक कॉमन पॉइंट चाहिए जहाँ पर हम दोनों मीट करें, हमारी डिमांड्स मीट करें, ठीक है। तो ये जो है मनी के थ्रू, यानी कि पैसा, पैसे दो जूते लो, ठीक है, पैसा के थ्रू ही फुलफिल हो पाएगा, ठीक है। पैसा जो है ये डबल कोइंसिडेंस की जो मांग है इसे एलिमिनेट कर देता है। बात आई समझ में कि डबल कोइंसिडेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, डबल कोइंसिडेंस होता है कि जब दोनों पार्टीज को, इन दोनों पार्टीज को, चाचा चौधरी जी को और मिस शाह को वो चाहिए श्रीमती शाह जी को चाहिए कि वो उन्हें आटा दे दे, या दोनों के पास सेम डिमांड्स है, ठीक है। वो अग्री करे कमोडिटीज को लेने के लिए, कमोडिटीज यानी कि सामान, ठीक है। तो इसे ही हम डबल कोइंसिडेंस बोलते हैं। तो वैसे इस चीज को, इस डिमांड को एलिमिनेट करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पूछेगा वो है पहले के ज़माने में गोल्ड, सिल्वर, काउच शेल्स जैसे प्रेशियस चीज़ें, काउच शेल्स बोलते, काउड़ी जो होता है उनको यूज़ करा जाता था ताकि वो एक्सचेंज कर पाए गुड्स को, ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अब के ज़माने इनके पास ना खुद के मीनिंग्स होते थे, वैल्यू होती थी। जैसे गाय के पास खुद की वैल्यू है कि अगर हम उसे बेचते भी है किसी को तो वो मिल्क, गोबर देने वाली चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती है। लेकिन जैसे तुम देखोगे आज के समय में कॉइन्स या फिर नोट, ये सिर्फ पेपर है, लेकिन इसमें बस प्रिंट हुई है जो कि आरबीआई के द्वारा जारी की गई। तो आरबीआई ने जारी की है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ वाई हम इसे एज अ कंट्री के लिए करेंसी यूज़ करते हैं। तो यही है तुम्हारा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या आएगा? इट इज़ एक्सेप्ट, हाँ, मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सप्लेन वाई। तो बुक के एग्जाम ये पूरा लिख दोगे? कहाँ गया? नहीं, ये और ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस, ठीक है। अब डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स होती है, अब बैंक्स का काम क्या है? क्या होता है, बैंक्स जो है, आप जो है बैंक्स में ना, जैसे जो वर्कर्स होते हैं या फिर जो लोग होते हैं, जब वो कमाते हैं, ठीक है, तो वो ना उनके पास जब एक्स्ट्रा मनी हो जाती है मंथ के एंडिंग में, तो वो क्या करते हैं, उस मनी को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, मान लेते हैं 1 रुपया।
मान लेते हैं 1 रुपया डिपॉजिट कर देते हैं। अब बैंक जो है इसमें इंटरेस्ट लगाती है, इंटरेस्ट पे करती है और इसे बढ़ा देती है 1 रुपये से। इतना बढ़ा दिया इसने, कितने हो गए ₹1.5। ये आपको इंटरेस्ट भी पे करती है, ठीक है। और ना जैसे ही तुम्हारा ये ख़त्म हो जाए, तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, जैसे तुम्हारे अंदर तुम्हारे कोई सिचुएशन आ जाती है कि तुम्हें ये पैसे चाहिए, तो तुम बैंक से विड्रॉ कर सकते हो अपने पैसे। ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती है? जो चीज़ें जो मनी तुमने डिपॉजिट की जब एक्स्ट्रा थी और फिर तुमने उसे निकाली जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी, तो इसे क्या कहेंगे? डिमांड डिपॉजिट। ये एग्ज़ाम में आया था मेरे केस स्टडी बेस में। तो अगर ये दो नंबर का आएगा तो तुम 2 पॉइंट से एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स में, 2 नंबर 3 पॉइंट्स, 3 नंबर 5 पॉइंट्स, 5 नंबर पूरा पेज ऑब्वियसली। लोन एक्टिविटीज, अब जैसे बैंक्स है वो तो हमें इंटरेस्ट पे कर रही है, फिर वो लोगों को लोन कैसे दे देती है भाई? ऐसा कैसे हो गया? दो लोग हैं, यहाँ पर घाट गए और यहाँ पर शाह। शाह जो है ना वो बहुत गरीब है, घाट की जी जो है ना वो बहुत अमीर है। वो क्या करती है, यहाँ पर 1 लाख रुपये जो है यहाँ पर डिपॉजिट करती है। अब ना मैं ना बैंक के पास आती हूँ और बोलती हूँ, बैंक मुझे ना 90,000 रुपीज़ चाहिए, 90K रुपीज़ चाहिए, मुझे 90,000 रुपीज़ चाहिए, प्लीज़ दे दो, मेरे को बहुत ज़रूरत है, मेरे को फसल उगानी है, मुझे बेटे की शादी करनी है, मुझे बेटे की शादी करवानी है, मुझे फसल उगानी है, मुझे कुछ करना है, आप प्लीज़ दे दो, ठीक है। तो ये बोलता ठीक है मैं दे रहा हूँ तुम्हें। मेरे पास आए 90 रुपीज़, इसने मेरे को 90 रुपीज़ दिए, अब 90,000 दिए। अब मैं क्या करूँगी, इसको चुकाने के लिए मैं जो हूँ इसे, अगर मैं इंटरेस्ट पे करते जाऊँ लास्ट में अगर शायद मेरे को 1 लाख में, चलो 2 लाख रुपीज़ में से दे देती हूँ, 2 लाख रुपीज़। तो इसकी इनकम क्या हुई? अब इसमें से ये 2 लाख रुपए जो है, इसमें से 1,20,000 में चलो 2,000 कर लेती हूँ, ये इसे दे देती है। तो इसके पास कितने पैसे बचे? वो है इसकी मनी, यानी कि मैंने इससे कितने लिए, मैंने इसे कितने दिए माइनस इसने कितने दिए, यानी कि ये जो बोरोवर्स है उसने इसे कितने इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट के साथ, और इस बैंक ने इसे कितना दिया, यानी कि 2 लाख माइनस 1 लाख 2K, ये है बैंक का अमाउंट जो कि वो कमाता है। ये क्वेश्चन आएगा तुम्हें कि हाउ डू बैंक्स मेक मनी। अरे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अपनी भाषा में लिख दो, क्विज चलता है। हाँ। अब ना जैसे तुम देखोगे ना, क्रेडिट्स भी तुम लोन्स मांगने सिर्फ बैंक के पास नहीं जाते। जो फार्मर्स होते हैं वो जाते हैं 2 तरीके के क्रेडिट देने वालों के पास, एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के डिफरेंस भी आता है, तो अच्छे से प्लीज लिख लेना। बुक में लिखा नहीं है पर क्वेश्चन आंसर्स में तुम्हें ज़रूर दिया जाएगा, जो तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ उसे अच्छे से कर लेना। तो इन फॉर्मल सेक्टर्स में जैसे क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर्स में बैंक्स आते हैं, बैंक्स और कॉर्पोरेटिव्स।
इनफॉर्मल्स में क्या आता है? मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो तुम्हें पैसे प्रोवाइड करते हैं। फॉर्मल में क्या होता है? फॉर्मल में सुपरविजन होती है गवर्नमेंट की, यहाँ पर कोई सुपरविजन नहीं होती। यहाँ पर फिक्स समय तक तुम एक्सपर्ट इसमें कम हो सकते हो, इसमें तुम ज़्यादा हो सकते हो। कैसे देखते हैं? 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं बुक में, एग्जाम्पल के साथ भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है, अगर तुम इसके साथ एक्सप्लेन करोगे देन द एग्जामिनर वुड बी वेरी हैप्पी। तो क्या तो एक एग्जाम्पल दिया है स्वप्ना का और एक एग्जाम्पल दिया है सलीम का। सलीमी नाम है। सलीम ने फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया था, लेकिन स्वप्ना ने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया था। ठीक है, अब क्या हुआ था, स्वप्ना के साथ जो है वो इंटरेस्ट पे करते गए जीवन भर, लेकिन उसका कभी पे कंप्लीट हुआ ही नहीं। लेकिन सलीम ने बैंक से लोन लिया था और उसका जो काम था वो कंप्लीट तो हुआ ही हुआ, लेकिन साथ ही साथ उसने वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव कमाने लग गया। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। शॉर्ट में मैंने बता दी। अब ऐसा क्यों होता है, क्रेडिट इन दिस, हाँ ऐसा क्यों होता है कि जो लोग हैं वो इनफॉर्मल के सेक्टर के पास जाते हैं? कारण है कोलैटरल। व्हाट इज कोलैटरल? व्हाट इज कोलैटरल? ठीक है, एंड व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट? कोलैटरल क्या होता है कि एसेट होता है। जैसे कि मान लेते हैं हाँ, शर्मा जी ने, कोई शर्मा जी है, उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। सॉरी, मैंने उनसे पैसे मांगे। मैं अभी भी गरीब है बाबा, दे दो यार। तो मैंने उनसे मांगे पैसे। उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। शर्मा जी का बैंक था, उन्होंने मुझे बैंक से लोन दिया। उन्होंने बोला अरे भाई रुको, तुम पैसे लेकर भाग गए थे, तुम अगर नहीं दे पाए पैसे, नहीं चुका पाए पैसे, तो चलो चुपचाप उतने रुपए का कोई चीज़ गिरवी रखो। यानी कि यही होता है कि तुम वहाँ पर रखते हो कुछ समय के लिए, जब तक तुम उस चीज़ को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में पे नहीं कर लेते। ऐसे मैंने 10 साल की, मैंने बोला ठीक है भैया, तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, 1 करोड़ रुपए दे दीजिए प्लीज़, एंड आई विल रिटर्न इन जस्ट 10 years। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारा गरीब इंसान है, चलो मान लेते हैं। तो ठीक है, वो बोलते ठीक है। अब ना फिर क्या होता है, वो मुझसे मैंने बोला कि ठीक है, मेरे पास ना 1 करोड़ की गाड़ी थी जो मेरे पर पूर्वजों की थी, ले लो। मैंने अगर 10 साल में वो पे कर दिया तो वो गाड़ी मेरे पास वापस आ जाएगी। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाई तो जो बैंक है उसके पास पूरा राइट है कि वो किसी और को वो उसे यूज़ करे बेचने के लिए। यही है कोलैटरल। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल और डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी चीज़ें होती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यानी कि अगर तुम क्रेडिट ले रहे हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ों को फुलफिल करना पड़ेगा ताकि तुम क्रेडिट ले पाओ। अब ना जैसे फॉर्मल सेक्टर है, उसे सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है ना। इसमें से क्वेश्चन आता है, मैंने तुम्हें इसका क्वेश्चन बताया था ना। हाँ ठीक है, अब उसे सुपरवाइज करना ज़रूरी है। तो हाउ आर फॉर्मल सेक्टर सुपरवाइज्ड, क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला है आरबीआई के द्वारा, इसके 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स नहीं, देखो आरबीआई के द्वारा देखा जाता है। आरबीआई जो है इनको सुपरवाइज करती है कैसे, ये हर महीने जो है इन्हें रिपोर्ट भेजते हैं। रिपोर्ट को वो अच्छे से क्लैरिफाई करता है। रिपोर्ट में वो क्या क्या देखते हैं वो मेंशन करना मत भूलना। पहली चीज़ वो देखते हैं कि क्या ये लोग जो है सही अमाउंट में इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। दूसरा, क्या ये जो फार्मर्स है, जो जिन्हें ज़रूरत है, क्या इनको पे कर रहे हैं, या फिर ये जो अमीर लोग हैं उन्हें ही पे कर रहे हैं।
ठीक है, ये सारी चीजें। तो बैंक्स फॉर्मल सेक्टर्स जो है वो दूसरे दूसरे एरियाज तक पहुंचने की ज़रूरी है। पहला, ताकि देखो मनी लेंडर्स ना, एक्चुअली मनी लेंडर्स में क्या दिक्कत है कि मनी लेंडर्स बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। कोलैटरल नहीं मांगते हैं लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मांगते हैं। दोनों में डिफरेंस देख लेना कि फॉर्मल सेक्टर में कोलैटरल मांगी जाती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है, इनफॉर्मल में नहीं होता है। इसी कारण से तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं रहता, मनी लेंडर्स के पास रिकॉर्ड नहीं रहता। वो बोलते हैं अच्छा तुमने पे कर दिया, पता नहीं तुमने कब पे कर दिया। शर्मा जी ने अपना मूड बदल लिया, उसने बोला पता नहीं तुमने कब पे किया, अगले साल से फिर से करो, नहीं तो हम तो चोरी का केस लगा देंगे। ऐसा ही होता है गरीब लोगों के साथ। इसलिए फॉर्मल सेक्टर का सुपरविजन, फॉर्मल सेक्टर की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहली चीज़ कि मनी लेंडर्स जो कि इनफॉर्मल सेक्टर सोर्सेज है, ठीक है, उनसे डिपेंडेंस कम हो। और दूसरा क्या है कि वो जो है दूसरे नेसेसरी एरियाज में भी पहुंच पाए, जो रिमोट एरियाज है सबको लोन मिले, जिनको ज़रूरत है उन सबको लोन मिले, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स थे। अब आता है SHG ग्रुप। SHG ग्रुप जो है इनका 3 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, 3 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि इनके एडवांटेजेस क्या है, ये है क्या। SHG ग्रुप क्या होते हैं। पहला तुम इनकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, दे आर, तुम ऐसे इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड out some powerful newer ways of providing loans to the poor. Introduction. First point, self-help group or SHGs collect or pool savings. The idea is to organize rural poor, in particular women, into small SHG groups and pool collect savings. अब यहाँ पर SHGs क्या होता है, 15 से 20 मेंबर्स जो होते हैं वो आते हैं एक साथ, वो एक ग्रुप बनाते हैं और हर महीने जो है या हर दिन जो है 25 से 100 रुपया अपने अनुसार, जितनी उनकी सेविंग्स बचती है, जितनी उनकी इनकम होती है, वेरी करती है, ठीक है, उसके हिसाब से वो पूल करते रहते, कलेक्ट करते रहते हैं पैसे। और अगर ग्रुप में किसी भी मेंबर को ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की तो वो उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं। जब ये लोग एलिजिबल हो जाते हैं, इतने पैसे हो जाते हैं इनके पास कि वो लोन वो बैंक से लोन ले पाए, ठीक है, तो फिर वो वहाँ पर जाकर मांग सकते हैं। अब इनका जो मोटिव क्या होता है, ये लोन किन किन को देते हैं, किन किन मोटिव्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हाउस होल्ड वर्क्स के लिए, तुम्हारी शादी करने के लिए नहीं करेंगे ऑब्वियसली, जो लैंड जो सीज्ड है लैंड ओनर्स के द्वारा तुम्हारी, उन्हें वापस लेने के लिए, एग्रीकल्चर के रॉ मटीरियल्स लेने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैंने तुम्हें क्या बोला, 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। दूसरा 25 से 100 रुपये की सैलरी या सेविंग्स ये लोग हर महीने जो है कलेक्ट करते हैं। थर्ड, ये जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन वो कम होती है किनसे, बैंक के मुकाबले कम होती है, ठीक है। मोटिव्स क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिख लेना। और थर्ड क्या लिखोगे तुम लोग, फिफ्थ क्या लिखोगे सभी, इनके एडवांटेजेस। ए पार्ट, पर्टिकुलरली विमेन, यानी कि जो विमेन है वो सिर्फ फाइनेंशियली एक्टिव नहीं हुई, वो सिर्फ they have become self-reliant. Women have become self-reliant
मैं पॉइंट्स बता देती हूँ। पहला पॉइंट है, विमेन जब वो सिर्फ सेल्फ रिलायंट नहीं हुए, साथ ही साथ उन्हें मीटिंग्स, उन्हें प्लेटफॉर्म मिल गया है कि वो, ये पॉइंट प्लीज़ कवर अप करना, ये पहला पॉइंट करना है, एनसीईआरटी में लास्ट पॉइंट है लेकिन ये तुम पहला पॉइंट करोगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि अगर ये जो विमेन है ये सिर्फ सेल्फ रिलायंट नहीं हुई है, साथ ही साथ हुई है, मतलब सेल्फ रिलायंट है, साथ ही साथ इन्हें प्लेटफॉर्म मिल गया ताकि वो सोशल इश्यूज़ का डिस्कस कर पाए, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये तीनों चीज़ें, हेल्थ, डोमेस्टिक वायलेंस एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन, सॉरी। फिर नेक्स्ट है कि ये जो है कोलैटरल की प्रॉब्लम, कोलैटरल की प्रॉब्लम जो है इसे भी सॉल्व करता है। कोलैटरल की प्रॉब्लम ही नहीं है, लोन ले लो, बस लोन ले लिया तुमने और फिर वही लोग तुम उन्हें लोन चुका दो, वो आपको जानते हैं, उस बैंक्स तो आपको नहीं जानती है ना, इसलिए वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती है, इतना ट्रस्ट नहीं कर पाती है। लेकिन वो जो लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो एसएचजी ग्रुप मेंबर्स है, वो तो तुम्हें जानते हैं ना, क्योंकि तुम वहाँ के मेंबर हो। नेक्स्ट है फिर हाँ, रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, रीजनेबल इंटरेस्ट रेट IR, जो कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है। सेल्फ रिलायंट प्लस प्लेटफॉर्म, तो ये थे तुम्हारे 3 चैप्टर्स के, ये थे तुम्हारे 3 चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ग्लोबलाइजेशन से भी क्वेश्चंस आएंगे जो कि तुम्हारे कंप्लीट होंगे, बता दूंगी मैं कब कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो ये जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है इसमें से मैं बता देती हूँ इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो भी बता देती हूँ तो तुम्हें आसानी हो जाएगी। नाउ हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन में से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। G20 वाला पार्ट तुम पढ़ सकते हो, मैं उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। चैप्टर में से क्या, बुक में से क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। सबसे पहला, ग्लोबलाइजेशन होती क्या है, तुम फोर्ड का एग्जाम्पल पढ़ लेना प्लीज़, अच्छे से पढ़ लेना अच्छे से, तुम इसे एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन होती क्या है। Globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries. इंटीग्रेशन यानी कि जुड़ना, डिसइंटीग्रेशन यानी कि टूटना। तो जो कंट्री, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू बहुत अलग अलग कंट्रीज है एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, एक दूसरे से इंटीग्रेट हो रही है, वो होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल वर्ल्ड हमारा हिस्ट्री में भी चैप्टर है, ठीक है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। अब देखो इसका आ सकता है जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो ये पूरा तुम लिख दोगे, ये पूरा पढ़ के तुम लिख दोगे। फिर तुम्हारे आ जाएंगे 2 फैक्टर्स, एक है पहला टेक्नोलॉजी और दूसरा है लिबरलाइजेशन। तो तुम्हें लिबरलाइजेशन से क्या आएगा, लिबरलाइजेशन से आएगा कि इंडिया जो है वो पहले इतने लिबरल नहीं थे, और तो फिर हाउ डिड इंडिया टू डेवलप इट्स, क्या कहते हैं, टू डेवलप इट्स प्रोड्यूसर्स, उसने क्या मेजर स्टेप्स लिए थे, ठीक है। या फिर ट्रेड बैरियर्स जो है वो इंडिया में क्या इसने रोल प्ले किया, कैसे इसने इंडिया के जो लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें कैसे हेल्प कर रहा था। लिबरलाइजेशन का वो याद कर देना। लिबरलाइजेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स जो कि हटाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इस प्रोसेस को लिबरलाइजेशन कहते हैं। फिर टेक्नोलॉजी में तुम अच्छे से ICT सेक्टर को एक्सप्लेन करोगे, ICT या IT सेक्टर को, कि अगर तुम्हें एग्जाम पूछ लिया जाएगा 5 मार्कर या 3 मार्कर में कि एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन ऑल ओवर वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी में तुम पहला एग्जाम्पल किसका दोगे, कंटेनर्स का, दूसरा एग्जाम्पल ICT सेक्टर का, और ये वाला पार्ट सिंपल। मैंने तुम्हारे चारों के चारों जो पूरे बुक के अंदर
पूरा कंप्लीट करवा दिया, कंज्यूमर राइट्स आ नहीं रहा। तो मैं जाऊँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बाय बाय।